ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रस्ट खत्म हो गया, वहाँ पर बवाल मच गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत लोग बोलने लगे इंग्लैंड में। तो फिर ये डिसाइड किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को अब बाय बोलेंगे और इंडिया में पावर ट्रांसफर हो जाएगी ब्रिटिश क्राउन को। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। सबसे पहले इंडिया में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश हुआ। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश हुआ 1770 में। एक अलेक्जेंडरियन कंपनी थी, मतलब फॉरेनर्स थे जिन्होंने इंडिया में बैंक स्टार्ट करा प्रॉपर, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। उससे पहले साहूकार लोग तो थे ही इंडिया में, मनी लेंडर्स वगैरह सब थे साहूकार, जहाँ से लोग उधार वगैरह ले रहे थे, और साहूकार तो एक्सप्लॉइट करता था लोगों को, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता था। ठीक है, तो प्रॉपर हम बोलेंगे इंडिया में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, और ये ज़्यादा चला नहीं, 17 आगे जाके 1832 ऐसा कुछ करके आगे बंद हो गया, ज़्यादा चला नहीं। ठीक है, फिर 1806 में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया था इंडिया में बड़े अच्छे से। अब वो रूलर बन चुके थे, तो अब क्या करेंगे, जब रूलर होते हैं तो वो बैंक भी तो खोलेंगे अपना, क्योंकि इतना पैसा आ रहा जा रहा है, ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेडर्स को प्रॉब्लम होती है, उन पैसा कहीं तो जमा करें, वो आपस में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो ईज तभी होगा जब एक प्रॉपर बैंक होगा जिसके थ्रू पेमेंट्स वो करें और पैसा जमा भी करें सेफली। तो 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बैंक खोला, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकाटा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से ही अपना रूल एक तरीके से स्टार्ट करा था, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, वहीं से अपना वो स्टार्ट करा था। तो हुआ क्या कि अब ये बैंक खुल गया केवल कैलकाटा के लिए, कैलकाटा में ही ज़्यादातर बिजनेसमैन थे। ठीक है, बंगाल से ही क्यों रूल स्टार्ट करा था, क्योंकि बंगाल में गंगा जो है, ब्रह्मपुत्रा, वहाँ पर पूरा बेसिन है, वहाँ पर ना उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पर उन्हें चाहे इंडिगो उगाना हो अंग्रेज़ों को, चाय के बागान भी वहाँ पर पूरा उस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, तो वो उपजाऊ ज़मीन थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब बांग्लादेश भी तो इंडिया ही था, वहाँ पर वो पूरी खेती हो रही थी बंगाल में, बांग्लादेश भी इंडिया ही था। ठीक है, तो इसलिए वो बंगाल वाले एरिया से ही उन्होंने अपना रूल स्टार्ट करा, और क्योंकि बैंक का नाम केवल कैलकाटा के ऊपर बेस्ड था और ये बैंकिंग करने लगा पूरे बंगाल वाले एरिया में, तब ये डिसाइड करा गया कि नाम ना बहुत ही ज़्यादा लोकल हो गया है, स्पेसिफिक सिटी वाइज, तो इसका नाम बदल देते हैं। तो इसका नाम बदला गया 1809 में, क्या, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। थोड़ा इंक्लूसिव नाम कि यार जब हम बैंकिंग कर रहे हैं पूरे बंगाल में, तो नाम इसका कैलकाटा क्यों रखें, तो इस बैंक का नाम बदल के रख दिया गया प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, कैलकाटा से बंगाल कर दिया गया। अब क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ऐसा तो थी नहीं कि केवल बंगाल में ही रूल कर रही है, वो तो बाकी जगह भी रूलर बन चुकी थी ना, मद्रास प्रोविंस था, इतने सारे प्रोविंसेस थे। ठीक है, मद्रास प्रोविंसेस था, बॉम्बे प्रोविंस था, बॉम्बे, मद्रास का मतलब केवल ऐसा नहीं कि चेन्नई, मद्रास का मतलब पूरा तमिलनाडु, कर्नाटका का काफ़ी बड़ा हिस्सा, केरला का भी हिस्सा, वो पूरा मद्रास प्रोविंस में आता था। बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, उसमें गुजरात और महाराष्ट्र पूरा बॉम्बे प्रोविंस में आता था। ठीक है, बॉम्बे केवल एक सिटी नहीं थी, पूरा सूबा था। ठीक है, प्रोविंस, तो वहां पर भी वो रूल कर रहे थे। अब ये वाला बैंक क्योंकि वहां तो रूल कर नहीं पाएगा, वहां तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि भाई वो तो था नहीं कि इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन कुछ नहीं था, तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि भाई अब ऐसा करते हैं, 1840 में एक और प्रेसिडेंसी बैंक खोल लेते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। एटीन प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। तो अलग अलग सूबों में अलग अलग बैंक खोले गए, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंक हो गए। तो इनको हम बोलेंगे कि ये सब क्या है, सरकारी बैंक है, ये सरकारी बैंक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारी सरकार है, तो ये सरकारी बैंक बोलेंगे। हाँ, क्लियर है। फिर अब ये सरकारी बैंक तो है, अब 1857 में क्या होगा, रिवोल्ट हुआ है ना,
अब रिवोल्ट का रिजल्ट ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रस्ट खत्म हो गया, वहाँ पर बवाल मच गया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, बहुत लोग बोलने लगे इंग्लैंड में। तो फिर ये डिसाइड किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को अब बाय बोलेंगे और इंडिया में पावर ट्रांसफर हो जाएगी ब्रिटिश क्राउन को। तो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बाय बोल दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858, अब पावर ट्रांसफर होगी ब्रिटिश क्राउन को। अब पावर जब ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर होगी तो अब कुछ अलग तरीके से चीज़ें चलेंगी। ये सारे बैंक भी ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाएंगे। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, करेंसी नोट भी प्रिंट करने लगे थे, ये अलग अलग करेंसी नोट भी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज की कॉइन में पेमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। बड़ी पेमेंट करनी हो तो ऐसा थोड़ी कि थैला भर भर के गोल्ड के कॉइन सिल्वर की कॉइन ले जा रहे हो, तो उसका सब्सटीट्यूट देखा गया कि करेंसी नोट प्रिंट कर लेते हैं हाई वैल्यू के, बैंक के प्रिंटेड होंगे, उसी से पेमेंट्स वगैरह हो जाएंगी, नोट के नंबर वगैरह नोट कर लिए, ठीक है। तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, पावर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को बाय बोल दिया गया। और 1861 में क्या हुआ, एक पेपर करेंसी एक्ट आया। 1861 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक पेपर करेंसी एक्ट पास करा। अब क्योंकि अब ये ध्यान रखना है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं तक थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, अब ब्रिटिश क्राउन रूल है इंडिया में। अब पेपर करेंसी एक्ट है तो करेंसी नोट जो प्रिंट होंगे वो कहाँ से प्रिंट होंगे, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रिंट करेगा, उसमें क्वीन की फोटो होगी प्रॉपर। तो अब करेंसी नोटों में क्वीन की फोटो लगने लगी और इंडिया में इस तरीके से क्वीन की फोटो वाले करेंसी नोट पेमेंट्स के लिए यूज किए जाने लगे इसके बाद से, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया अब तुम्हारा माई बाप तो भाई ब्रिटिश क्राउन है, हम ही हैं जो हैं, भगवान है हम तुम्हारे लिए। हर किसी के नाम के आगे फिर वो लॉर्ड वगैरह वो सब लगाते हैं ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड भगवान डिक्लेयर कर दिया उन्होंने अपने आप को, मतलब इन द सेंस कि हम ही रूलर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पेपर करेंसी एक्ट वगैरह पास हुआ और इंडिया में करेंसी नोट प्रिंट किए जाने लगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रिंट करने लगा। धीरे धीरे करके आगे जाके ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया में रूल करने लगे, ठीक है। ज़्यादातर जगह, कई जगह प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे, राजा रजवाड़ा, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने फ्रीडम दे रखी थी राजा रजवाड़ाओं को, अलग अलग एरिया में ना राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, तो उनको ब्रिटिशर्स ज़्यादा परेशान नहीं करते थे, जो ज़्यादा चू चपड़ करता था उसी पे ब्रिटिशर्स जो है अटैक करते थे, ठीक है। और जहाँ कई बार ब्रिटिशर्स जीतते थे, कई बार ब्रिटिशर्स हारने वाले होते थे, तो समझौता संधि कर लेते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ऐसे ही खेल चलता रहता था, ठीक है। 1921 तक आते आते इंडिया के ज़्यादातर एरियाज़ में ब्रिटिशर्स ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर ही लिया था। तो अब ये 3 अलग अलग बैंक रखने का मतलब था नहीं, तो इनका नाम बदलकर कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नाइनटीन 1921 में 1921 तक आते आते इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और 1947 में ब्रिटिशर्स तो चले गए, उन्होंने पावर हैंडओवर करी किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि ठीक है भाई हम तो जा रहे हैं, 1947 आज़ादी मिल गई अब तुम्हें, ठीक है, अब तुम्हें आज़ादी मिल गई और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी लो, इसकी चाबी भी तुम्हारे पास, अब तुम इसके मालिक हो। तो अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम भारत सरकार ने बदलकर क्या करा, SBI। 1955 1955 में SBI एक्ट पास हुआ 1955। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सब क्या डिस्कस कर रहे थे, SBI की हिस्ट्री। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाबा आदम के ज़माने का बैंक, ऐसे मजाक लोग बोलते हैं, बहुत पुराना बैंक है, बाकी बैंक नहीं, और प्योर सरकारी है SBI। सरकारी बैंक का मतलब आज भी ज़्यादातर लोगों को पता है कि SBI ही है तो बहुत सारे, बैंक ऑफ बड़ौदा भी सरकारी बैंक है, केनरा बैंक भी सरकारी है, ठीक है, बहुत सारे, PNB भी सरकारी है। लेकिन बहुत रूरल एरिया में जगह जगह जाओगे, कईयों को पता ही नहीं होगा बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी है कि नहीं। हो सकता है कि कई वीडियो देख रहे हो ऑनलाइन तो वो पता ना हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी है, सरकारी है, लेकिन SBI का सबको पता है कि सरकारी है, इसीलिए SBI में सबसे ज़्यादा अकाउंट खुले हुए हैं, खाते खुले हुए हैं, सबसे ज़्यादा FD होती है, सबसे ज़्यादा रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं। SBI की किसी भी ब्रांच में चले जाओ, भयंकर भीड़, सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं SBI की, ठीक है। तो ये हमने SBI की हिस्ट्री स्टार्ट करी थी यहाँ से 1806 पे, तो SBI की फाउंडेशन वहाँ से हुई है, कैलकाटा से हुई है।
एसबीआई की फाउंडेशन, ठीक है। हाँ, तो एसबीआई 1955, ठीक है, ये बना। इस बीच और क्या क्या चीजें हुई, इस बीच और क्या क्या चीजें हुई? आरबीआई स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर, हाँ, आरबीआई एक्ट 1934। हमेशा ध्यान रखना है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में कई बार आया है कि आरबीआई एक्ट कौन से सन का है, तो एक्ट तो 1934 का है, लेकिन स्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को एज अ प्राइवेट बैंक, एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था ये। ब्रिटिशर्स ने इसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करा था। आज़ादी के बाद आरबीआई ना प्राइवेट ही रह गया, तो भारत सरकार ने इसे सरकारी बनाया। कब से? 1 जनवरी 1949 से आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड। आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड, ठीक है, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड। हाँ, तो आरबीआई जो है वो नेशनलाइज हुआ। और आज़ादी के बाद सरकारी बैंक के नाम पे एक ही बैंक था, एसबीआई, और कोई सरकारी बैंक था नहीं, अकेला एसबीआई सरकारी बैंक। लेकिन 7 एसोसिएट बैंक जुड़े 1959-60 में, 7 एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई। एसबीआई के साथ 7 एसोसिएट बैंक अटैच किए गए। एसोसिएट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इस टाइप से, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, कुछ के नाम लिख लेता हूं, अब तो नहीं, ठीक है, ये सब एसबीआई में मर्ज हो चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मतलब ऐसे ऐसे 7 एसोसिएट बैंक थे। अब ये बैंक कहाँ से आए? ये ना राजा रजवाड़ाओं के बैंक थे, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद ना बहुत सारे राजा रजवाड़ा थे, उनके भी बैंक हुआ करते थे, वो इंडिया का पार्ट थे ही नहीं। प्रिंसली स्टेट्स, इंदौर, बीकानेर, जयपुर, ट्रैवनकोर, हैदराबाद, ये इंडिया का पार्ट थे ही नहीं। इनको मर्ज किया गया इंडियन यूनियन में, कुछ को पुलिस एक्शन से, कुछ को प्यार से मर्ज किया गया। अब इन राजा रजवाड़ाओं के भी अपने बड़े बड़े बैंक थे। कई राजा रजवाड़ों के बैंक तो खजाने खाली थे, तो वो तो खाली का क्या करना हमने, ठीक है, नाम के राजा थे, पैसे थे ही नहीं कई, लेकिन राजा रजवाड़ों के वो बहुत पैसे थे उनके बैंक में। तो वो जो बैंक थे उनके, क्योंकि अब राजा रजवाड़ा, हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया, तो हैदराबाद का जो बैंक है वो भी तो भारत सरकार का होगा। हैदराबाद को पुलिस एक्शन के थ्रू ही तो इंडिया के साथ मर्ज किया गया, तो वहां पर हैदराबाद का अपना एक बैंक था राजा का, तो वो बैंक भी भारत सरकार का हो गया, तो उसे नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, और एसबीआई के साथ अटैच कर दिया गया कि तुम चलाओ इसे। सरकारी बैंक तो एसबीआई था। ऐसे ट्रैवनकोर था, ट्रैवनकोर वाला एरिया इंडिया के साथ मर्ज हुआ, तो वहां का बैंक था, बहुत गोल्ड था उसमें, सोना, क्योंकि केरला वाला रीजन है वो, तो वो भी एसबीआई को दे दिया गया, तुम चलाओ इसे। सौराष्ट्र, वो महाराष्ट्र वाला, कुछ एमपी उधर वाला रीजन सौराष्ट्र, तो वहां भी राजा, वो वाला बैंक भी, तो एसबीआई को दे दिया गया कि तुम चलाओ। एसबीआई के साथ मर्ज नहीं हुआ, एसबीआई के एसोसिएट बैंक बन गए। इस तरीके से 7, तो एसबीआई के अलावा 7 सरकारी बैंक और हो गए जिन्हें एसबीआई चला रहा था, और ये था कि आगे जाके इन्हें एसबीआई में मर्ज ही करना है, ठीक है। एक तो ये हुआ 1959-60 में। फिर 1969 में 14 प्राइवेट बैंक नेशनलाइज हुए, 14 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। वर नेशनलाइज्ड 14 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, 14 प्राइवेट बैंक नेशनलाइज किए गए, ठीक है। तो ये 14 प्राइवेट बैंक सारे प्राइवेट थे, इनकी मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है, और सरकारी बैंक के नाम पे केवल एसबीआई था, और उसके साथ 7 एसोसिएट बैंक थे। तो जरूरी था कि लोगों को बैंकिंग के साथ जोड़ना, और सिटी सिटी में इनका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था प्राइवेट बैंक्स का, और कोई भी गवर्नमेंट स्कीम अगर लागू होगी तो वो तभी सक्सेसफुल होगी जब बैंकिंग सेक्टर का कॉर्पोरेशन मिले,
तभी वो सक्सेसफुल होगी। और 1966 से 69, अगर तुम्हें पता होगा, पता नहीं इकोनॉमी में कितना पढ़ा, कितना रिवीजन करते हो, तो 66 से 69 का जो टाइम पीरियड था प्लान हॉलीडे था, प्लान गैप था, क्योंकि 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। क्या ऑड के बाद ऑड? ओहो, देखो अगर हम थोड़ा समझ लेना, मतलब ये जो भारत के इतिहास में जो जो चीजें हुई हैं उसको आत्मसात कर लें हम, तब ये सब कई बार फार्मूला की जरूरत नहीं होती। मैंने आत्मसात किया हुआ क्या हुआ क्या नहीं, हमने फील कर, मतलब हम देखो फील करना है कि इंडिया चाइना वॉर, अरे कितना पैसा खर्च हुआ, कितना प्रॉब्लम हुई होगी, ऐसा फील, वो जो एहसास है, जब तक वो आएगा नहीं ना पढ़ते हुए, तब तक कहाँ से याद होगा, है ना। तो हमने एक फील किया हुआ है उसे, हम फील करके पढ़ते हैं। और आजकल की जनरेशन, तुम तो नहीं होंगे ऐसे, फीलिंग लेस लोग हैं, पत्थर दिल लोग हैं, देश की समस्याओं की वजह से कोई दर्द नहीं होता उन्हें उन्हें बस अपने से मतलब है कि आज चलो शाम को वहां जाना है, यहाँ जाना है, पार्टी है, फलाना है, ढमकाना है, और उसका फोन नहीं आया, इसको ये करना है, वो करना है, बस देश के दर्द दुख दर्द कुछ मतलब ही। तो इनको जब तक फील नहीं करोगे ना, आंसर भी नहीं निकलते। फीलिंग की कमी है। हाँ, क्या समझ रहे हो? 1962 इंडिया चाइना वॉर, दर्द होना चाहिए, अरे हमारी इकोनॉमी में बहुत पैसा बर्बाद हुआ, जो सड़क बनने में पैसा खर्च होना था वो वॉर में खर्च हो गया, ऐसा फील, एहसास। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, फिर से जो पैसा सड़क बनाने में, ये बनाने में, स्कूल हॉस्पिटल बनाने में खर्च होना था वो वॉर में खर्च हो गया। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर है, पैसा तो खर्च हुआ ना, डिफेंस में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, जो पैसा किस चीज़ में खर्च होना था, सड़क बनाने में, स्कूल हॉस्पिटल बनाने में, जॉब क्रिएशन में, वो वहाँ खर्च हो रहा है ना, बिना बात के कई चीज़ों में हो ही रहा है पैसा खर्च। हालांकि जो फौज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यही है कि टेंशन बनी रहे, वैकेंसी आती रहेंगी, जो फौज की तैयारी करें। लेकिन देखो, जब इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए, इंडिया चाइना की दोस्ती हो जाए, तो फिर एनडीए सीडीएस की भर्ती क्यों करनी है? खत्म, फिर दोस्ती होगी जिनसे लड़ाई थी, अब क्या करना उनका, सरप्लस स्टाफ है। तो जिनको मतलब तैयारी करनी है, तो उन्हें तो भगवान से बोलना, भगवान टेंशन बनी रहे, नौकरियां ज़्यादा आती रहें एनडीए सीडीएस में, वही है ना। कारगिल वॉर के बाद कितनी भर्ती हुई, टेंशन तो रहती है। हाँ, तो ये जो 1969 है, 3-5 सब इंटीग्रेट करके चलना होता है कि जो हमने पढ़ा, 3 5 ईयर प्लान आ गए थे, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। चौथा 5 ईयर प्लान के लिए हमारे पास पैसा था नहीं, क्योंकि 2 वॉर हो गए थे, कंगाल हो चुके थे, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर हो गया था, ये मिस्टीरियस डेथ हो गई थी 1966 में, ताशकंद से उनकी लाश ही वापस आई थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, पैसे थे ही नहीं, तो 5 ईयर प्लान नहीं बना, तो 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। अब चौथा 5 ईयर प्लान बना 1969 में, उसे सक्सेसफुल बनाना है तो ज़रूरी है कि बैंकिंग सेक्टर का कॉपरेशन, और ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो इसलिए प्राइवेट बैंक्स को ही सरकारी बना लो। हालांकि वो प्राइवेट बैंक विरोध भी करेंगे कई कि ये क्या ज़बरदस्ती हुई, मतलब यही तो हो गया, किसी की दुकान है, सरकार ने बोला गले से उठाओ, आज से हम बैठेंगे, उसे तो बुरा लगेगा, वो बोलेगा यार पैसे की बात नहीं है, मैं तो दुकान मेरी है, मैं नहीं दे रहा चाहे कितने पैसे तो। लेकिन सरकार ने तो पार्लियामेंट में कानून पास कर दिया, नेशनलाइजेशन एक्ट, 14 प्राइवेट बैंक सरकारी बन गए, बड़ा बवाल मचा कई जगह। कुछ तो सोच रहे होंगे ठीक हुआ, चलो पैसे मिल गए, लेकिन कई बैंक तो विरोध प्रदर्शन करेंगे ना कि भाई ये क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था उस समय, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है बैंक, ऐसे कैसे सरकार सरकारी बना सकती है, बड़ा केस कुछ चले। ठीक है, तो 14 प्राइवेट बैंक नेशनलाइज किए गए, पर्पस ये था लोगों को बैंकिंग के साथ जोड़ना, लोगों का ट्रस्ट इंक्रीज हो, लोग बैंक में खाता वगैरह खोलें, क्योंकि इंदिरा गांधी बोल रही थी गरीबी हटाओ, देश की जनता नारे लगा रही थी इंदिरा हटाओ, इंदिरा कहती गरीबी हटाओ। ठीक है, तो गरीबी हटाओ के नारे इंदिरा गांधी ने लगाए थे, गरीबी तभी हटेगी जब लोग बैंकिंग के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ऑब्जेक्टिव था कि ये जो प्राइवेट बैंक हैं
क्योंकि ये सिटी सिटी तक कॉन्सेंट्रेटेड थे। रूरल एरिया में भी इनके ब्रांचेस खुले, है ना। बैंक फैलेंगे रूरल एरिया में तब तो लोग बैंकिंग के साथ जुड़ेंगे। और बैंक जो है नेशन के डेवलपमेंट के लिए भी लोन दे, ऐसा नहीं केवल बिजनेसमैन को लोन दे रहे, किसानों को भी तो लोन दे। एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर बता दी कि एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रूरल एरिया का डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट असिस्टेंस ये हमारी प्रायोरिटी है, बैंक को यहां पर लोन देना जरूरी है, कंपलसरी है। तो वो भी हुआ, ठीक है। तो 14 प्राइवेट बैंक को सरकारी बना देने से ज्यादा लोग बैंकिंग के साथ जुड़े, ये एक बेनिफिट मिला। फिर इंदिरा गांधी पावर में तो थी। 1975 से 77 नेशनल इमरजेंसी लगी रही, इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी। अब इसी बीच क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया था, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। टीवी और अखबार में वही आता है इमरजेंसी के ड्यूरेशन में जो देश के प्रधानमंत्री चाहेंगे, क्योंकि सारा कंट्रोल अब प्रधानमंत्री के हाथ में है। नेशनल इमरजेंसी है देश में। अब कभी तो इमरजेंसी खत्म करनी ही है, कभी तो खत्म करनी है। तो कभी ही अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म करनी है तो इलेक्शन भी होनी है। तो अब ये डर है कि इमरजेंसी खत्म करेंगे, लोगों के अंदर नाराजगी होगी, जैसे ही खत्म करेंगे इलेक्शन होंगे, हमने तो हारना तय है। यही तो होगा, जिसने नेशनल इमरजेंसी लगाई है इंदिरा गांधी के माइंड में तो होगा यार मैं नेशनल इमरजेंसी खत्म करूंगी और फिर इलेक्शन होगा तो मैं तो हार ही जाऊंगी, मैं तो विलन बनी हुई, जगह जगह सबको जेल में डाला हुआ, सारी चीजें मेरे कंट्रोल में। तो इसलिए लोगों का दिल भी जीतना जरूरी था कि संविधान में ये चेंज करो, वो करो, फलाना करो, ढमकाना करो, लोगों को लगे देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रही हूँ, इमरजेंसी इसलिए लगाई ताकि मैं बहुत कुछ कर सकूं तुम्हारे लिए, ताकि इमरजेंसी खत्म करने के बाद मैं लोगों का दिल जीत पाऊं और चुनाव जीत पाऊं, लोगों को लगे इसने सही पर्पज से लगाई। इसीलिए तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसी बीच में आया, पता नहीं तुम्हें कितना याद है। हाँ याद भी है कि नहीं? हाँ इमरजेंसी के टाइम पे इसीलिए तो लाई। वो तो इतने सारे संविधान में चेंज करे, इंदिरा गांधी का कहना था तुम्हारे लिए, देश की जनता के लिए मैं कर रही हूं, और इतने सारे अमेंडमेंट थे कि जिसको बोला गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बोला गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो अपने आप में संविधान हो गया ना पूरा छोटा, इतने अमेंडमेंट थे। साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने क्या करा, क्योंकि गांव के लोगों का दिल जीतना जरूरी था, चुनाव जीतना जरूरी था इमरजेंसी के टाइम पे, क्योंकि इमरजेंसी हमेशा तो लगी नहीं रहेगी ना, कभी तो खत्म करनी है। कब तक रहेंगे ऐसे? एक टाइम पे तो लोग फिर नहीं तो पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, लोग तो प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे, खत्म करो इमरजेंसी, क्या है पीट पीट के मारेंगे प्रधानमंत्री को जमीन में गिरा गिरा के। कब तक रहेगी? अनंत काल तक इमरजेंसी नहीं लग सकती, ये हर कोई जानता है। प्रधानमंत्री को भी पता था कि भाई कभी तो खत्म करनी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अच्छा काम कर लूं ताकि लोगों का दिल जीत लूं और चुनाव जीत लूं, लोगों को लगे कि उनके लिए है वो प्रधानमंत्री, डेमोक्रेसी है क्योंकि इंडिया, ठीक है। हाँ 1975 में ही 2 अक्टूबर रूरल एरिया के लोगों का दिल जीतने के लिए, क्योंकि ये जो बैंक प्राइवेट बैंक थे रूरल एरिया में ब्रांचेस नहीं खोली इन्होंने इतनी ज़्यादा, क्योंकि फाइनेंशियल वायबिलिटी वाली प्रॉब्लम हो जाती है। रूरल एरिया में ब्रांच खोलने पे खर्चा, मंथली एक्सपेंसेस इतने हैं और इतने पैसे जमा होने नहीं है वहाँ पर, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव देखना है, दूसरा अल्टरनेटिव देखने के लिए क्या करा गया, आरआरबी स्टैब्लिश किए गए, रीजनल रूरल बैंक्स। आरआरबीज इस्टेब्लिश किए गए 1975 में, लॉन्च किया इंदिरा गांधी ने, ताकि रूरल एरिया के लोगों को लगे कि भाई अब जो है, क्योंकि इमरजेंसी तो कब लगी थी, 25 जून को 1975, पता है कि नहीं? मतलब देखो ब्लैक डे मनाते हैं, कौन मनाता है? कांग्रेस वाले तो नहीं मनाएंगे ना, हाँ एनडीए या अपोजिशन जो बीजेपी वाले हैं या उनके जो एलाइज हैं वो मनाएंगे ब्लैक डे, काला दिवस, इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर काला धब्बा है इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने इस दिन सारे अधिकार छीन लिए थे लोगों के, जेल में ठूस दिया था, वो मनाते हैं, बाकी तो नहीं मनाएंगे। 50 साल भी हुए तो इसलिए 1975 से 2025 50 साल, तो उसको भी बीजेपी ने धूमधाम से प्रमोशन करा कि ऐसा ऐसा किया था इंदिरा गांधी ने, न्यूज़ में पता नहीं। हाँ तो 2 अक्टूबर 1975 आरआरबीज वर एस्टैब्लिश्ड।
ये किया इंदिरा गांधी ने ताकि गांव के लोगों को लगे कि हाँ बहुत कुछ कर रही हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आरआरबी इस तरीके, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, हर स्टेट में एक आरआरबी है। अब पहले तो काफ़ी सारे, सबसे ज़्यादा यूपी में थे आरआरबी, आंध्र प्रदेश में थे आरआरबी, तो अब हर स्टेट में एक ही आरआरबी है। वन स्टेट वन आरआरबी का कॉन्सेप्ट आ गया। उत्तराखंड में एक ही आरआरबी है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। ठीक है, एक तो ये हुआ। चलो इमरजेंसी भी जैसे तैसे खत्म हो गई 1977 में। इलेक्शन हुए और जिसका डर था वही हुआ, इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई। ठीक है, नेगेटिविटी तो कांग्रेस के खिलाफ फैली हुई थी पहले, कांग्रेस के कई बड़े नेता हारे और देश में पहली बार जो है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बने जो कि नॉन कांग्रेस है। हालांकि ओरिजिनली वो शुरू में कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अलग पार्टी ज्वाइन करी थी, बनाई थी, जनता पार्टी। ठीक है, तो देश के पहले नॉन कांग्रेस पीएम बने मोरारजी देसाई। हाँ, नहीं नहीं, जनता पार्टी अलग है। ठीक है, भारतीय जनसंघ हुआ करता था, भारतीय जनसंघ, आरएसएस का जो पॉलिटिकल विंग थी भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ से, क्योंकि ये फिर उससे जनता पार्टी तो अलग बनी। ठीक है, फिर 1980 या 81 में लाल कृष्ण अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी बनाई, क्योंकि वो नेताओं में भी अलग अलग लड़ाई झगड़े होते हैं ना, फिर पार्टी टूट जाती है। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी ने, और उस समय 1980 की बात होगी। ठीक है, ये इमरजेंसी के बाद बहुत चीज़ें चेंज हुई, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बनी, कांग्रेस के भी कई टुकड़े हुए, भारतीय जनसंघ से भी कई लोग अलग अलग बिखर गए, तो सारी चीज़ें चेंज हो गई बड़ी तेजी से इमरजेंसी के बाद। सब चुनाव में कई लोग अलग अलग ग्रुप उतरे और सब जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जीते, और फिर खिचड़ी सरकार बनी इंदिरा गांधी के खिलाफ 1977। तो ये सब हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी तो 1980 की बनी हुई है शायद अराउंड, और लाल कृष्ण अडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी, ये दो सीट जीते थे बस वो। और फिर उनका मजाक भी बनाया था कांग्रेस ने यार, कईयों ने, कि 2 सीट, इतने बड़े नेता देश में 2 सीट, मजाक भी बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि आज तुम लोग हंस रहे हो ना हमारे ऊपर, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे ऊपर लोग हंसेंगे। आज बीजेपी पूरी दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर हैं, पता है कि नहीं? डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, पता नहीं। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर हैं, डेमोक्रेसी की बात करें हम, हाँ, बीजेपी, और सबसे ज़्यादा सीट भी तो जीत ही रही है। फिलहाल ये तीसरे में थोड़ा कम जीत गए वो, तो जो लोग हंस रहे थे अब वो जीत नहीं पा रहे, परेशान है कि कैसे चुनाव जीतें, कैसे क्या करें। हाँ, तो 1976 से 77 से 79 तक तो मोरारजी देसाई पीएम थे। 79 से 80 तक चौधरी चरण सिंह वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मतलब 6 महीने ही रहे, ज़्यादा नहीं रहे, 5-6 महीने से कम। ठीक है, वो प्रधानमंत्री रहे, वो भी सरकार गिर गई, खिचड़ी सरकार थी। 1980 में फिर देश में दोबारा इलेक्शन हुए और फिर इंदिरा गांधी ने कम बैक करा ज़बरदस्त तरीके से। इंदिरा गांधी चुनाव जीती 1980 में, फिर प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो 1980 में इंदिरा गांधी ने क्या करा? इंदिरा का पहले तो 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज करा था, 6 प्राइवेट बैंकों को और नेशनलाइज करा। वर नेशनलाइज्ड, 6 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, 6 प्राइवेट बैंकों और नेशनलाइज किए। टोटल फिर 14 और 6 20 सरकारी बैंक। इतने सरकारी बैंकों का करना क्या है? मतलब क्या मतलब है? एक ही सेक्टर में इतनी सारी सरकारी बैंक, इतने सारे अलग अलग नाम, वो मतलब तो है नहीं ना वैसे। नहीं, हाँ, अरे वैकेंसी इंपॉर्टेंट है कि देश इंपॉर्टेंट है? अभी तो वैकेंसी, अरे ये गिर गया। हाँ, फिर 1993 एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया है, वॉज मर्ज्ड विथ पीएनबी। नहीं, इमरजेंसी जब खत्म हुई, देखो लॉजिकल तरीके समझना है, इमरजेंसी खत्म हुई, कांग्रेस हारी, तब बने वो पीएम मोरारजी देसाई।
77 से 79। स्टोरी से समझना है ना। इमरजेंसी खत्म हुई, लगाई किसने? इंदिरा गांधी। मतलब देखो, कोई तुम सबको पीटे और फिर चुनाव हो तो तुम उसको वोट दोगे जिसने तुम्हें पीटा? नहीं दोगे ना। तो इमरजेंसी भी वैसे ही है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, सारे राइट छीन लिए, अब फिर इमरजेंसी खत्म हुई, फिर बोला कि मुझे वोट दो। कोई क्यों देगा वोट? हारना तय है तो हारी। इंदिरा गांधी खुद हार गई राजनारायण से। तो देश में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इमरजेंसी खत्म करके ही आएगी। लॉजिकल है वो। जब इमरजेंसी खत्म होगी उसके बाद चुनाव होगा, कांग्रेस का हारना तय है। वो तो काला धब्बा है ना कांग्रेस के इतिहास में। बीजेपी वाले बार बार यही तो बोलते हैं कि इमरजेंसी लगाकर सारे राइट छीन लिए थे, जबरदस्ती की लगाई। हमारे देश का वॉर थोड़ी चल रहा था इंडिया पाकिस्तान। जब इंडिया चाइना वॉर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है, इमरजेंसी लगाना लॉजिकल है। लेकिन कोई वॉर नहीं है 75 से 77, नो वॉर। लेकिन इमरजेंसी लगाई क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। भ्रष्ट इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ। इंदिरा गांधी ने बोला डिस्टर्बेंस है देश के अंदर, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इमरजेंसी, सबको जेल में डाल दिया। हाँ, देखो ऐसा होता है, किसी ने तुम्हें पीटा फूटा, फिर चुनाव हुआ, तुमने उसे हरा दिया, तुमने किसी और को वोट दे दिया। अब तुमने किसी और को वोट दिया तो एक दो साल तुमने देखा, फिर तुम्हें लगा यार पहले वाला ही ठीक था, इसका तो और बेड़ा करक है। ठीक है। और पहले वाले ने फिर वादा करा अब नहीं करूंगी मैं ऐसे तुम्हारे साथ, अब नहीं पीटूंगी, वो तो मजबूरी थी। तुम्हें वापस भरोसा हो गया। ठीक है। ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट हो ना। इंदिरा गांधी ने भाई लोगों को बोला उस समय प्रॉब्लम ये थी वो थी, और मुझे तुम वो दो, वोट दो। ठीक है। क्योंकि इस समय खिचड़ी सरकार थी 77 से 79, मोरारजी देसाई। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे बहुत सारे, लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाए और आपस में लड़ रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। इसलिए सरकार गिरी। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। और उन्हें लोकसभा में नंबर प्रूव करना होता है। शपथ पहले हो जाती है, नंबर बाद में प्रूव करना होता है, मेजॉरिटी। और इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को बोला था कि भाई ऐसा है कि हम तुम्हें सपोर्ट देंगे, तुम प्रधानमंत्री पद की शपथ लो। वादा करा। ठीक है। चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी, सपोर्ट वापस ले लिया। ठीक है। अब चौधरी चरण सिंह ने शपथ ली, उसके बाद नंबर प्रूव करना था। इंदिरा गांधी को बोला कि भाई तुमने बोला था, वादा किया था कि भाई हमें सपोर्ट करोगे पार्लियामेंट में। ठीक है। हमारे पास नंबर तभी तो होगा लोकसभा में, सरकार तभी तो कंटिन्यू करेगी। इंदिरा गांधी ने बोला कौन सा वादा? मैं तो मजाक कर रही थी। तो चौधरी चरण सिंह के पास नंबर था नहीं, वो पार्लियामेंट लोकसभा गए नहीं, सरकार गिर गई। बस फिर देश में चुनाव हुए। यह है राजनीति। ठीक है। यहां किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है। ये तो राजनीति का खेल है। प्यादे फिट करने हर जगह, फिर जनता के सामने कहानियां सुनानी, अच्छी भाषणबाजी करनी, अच्छे वादे करने कि अब हमारा देश तरक्की करेगा, फलाना करेगा, ढमकाना करेगा। अब हम ये देखो इन्होंने क्या कर दिया इन 3 साल में, देश का बेड़ा गर्क। ये तो नेता के ऊपर है ना, वो कैसा माहौल बनाता है। इंदिरा गांधी जीती फिर 1980 में, तो जीत गई वो। ठीक है। मतलब कोई अगर हारता है तो ये मतलब नहीं है ना कि वो आगे हारता रहेगा। मेहनत करनी पड़ती है हर चीज में। हर हार से कुछ सीखने को मिलता है, और जो सीखता है वो आगे बढ़ता है, और जो नहीं सीखता उसका कुछ होता नहीं है, वो फिर रोता रहे फिर। तो लड़ना इंपॉर्टेंट है ना, सिचुएशन के साथ। हाँ, तो 1980 में इंदिरा गांधी तो आई गई थी और 6 प्राइवेट बैंकों ने नेशनलाइज करा। फिर 1984 में इंदिरा गांधी की तो डेथ हो गई थी, फिर राजीव गांधी आ गए थे। 1989 तक राजीव गांधी थे पीएम। ठीक है। फिर इलेक्शन हुए, फिर कांग्रेस कई जगह हारी 1989 में। ठीक है। फिर खिचड़ी सरकार बनी, वीपी सिंह 1989 में। फिर उसके बाद चंद्रशेखर, एक साल के लिए बनते रहे। खिचड़ी सरकार मतलब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो बीच में आई वो सब वीक गवर्नमेंट थी, खिचड़ी सरकार थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे एम्बिशियस नेता थे। मतलब समझ लो कि जैसे बीजेपी की सीट्स 240 से 200 आती
और सामने कई पॉलिटिकल पार्टी मिल जाती, कांग्रेस हो गया, अखिलेश यादव हो गया, ममता बनर्जी हो गई, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलके जो है अगर सरकार बनाती पार्लियामेंट में, भी 2024 की बात करूं, तो होता क्या, पॉलिटिकल एम्बिशन हर किसी के होते ना। अखिलेश यादव बोलता मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी बोलती मैं बनूंगी, स्टालिन वहां पर तमिलनाडु के बोलते मैं बनूंगा पीएम, राहुल गांधी अलग बोलते मैं हूं पीएम कैंडिडेट। तो इनका आपस में झगड़ा होता ना, कौन बनेगा क्या बनेगा, लड़ाई झगड़ा। सरकार तो बना लेते किसी तरीके से, लेकिन दल तो मिले होते, दिल थोड़ी मिले होते, है ना। आपस में लड़ाई झगड़ा, वो चलने थोड़ी थे, एक दूसरे की टांगी खींचते रहते, कौन ज्यादा मलाई खाएगा, यही तो होगा। तो एक मजबूत सरकार वही होती है जो 272 प्लस सीट जीते, मेजॉरिटी, मिलजुल के नहीं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। मतलब कई लोगों का कहना है कि लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर कौन होना चाहिए जिससे लोग प्यार करते हो, वो लीडर होना चाहिए। एक अच्छा लीडर वो होता है जिससे लोग डरते हैं। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ज्यादा डर होना चाहिए, प्यार कम। अच्छा लीडर वो होता है, ये कई लोगों का कहना है। लीडर वही होता है जिसका थोड़ा डर होना चाहिए। हमारा घर अच्छे से तभी चलता है, मम्मी या पापा का किसी एक का डर होना चाहिए, डर। अगर वो डर नहीं है, लाड प्यार ज्यादा है, बच्चा तो गया हाथ से ठीक है, क्योंकि डर नहीं है। तो डर होना चाहिए, लीडर का भी, प्रधानमंत्री का भी डर होना चाहिए, कुछ तो डर होना चाहिए लोगों को। हाँ, मानते हो कि नहीं, तभी तो चीजें चलती हैं। तो इसीलिए कई कंट्रीज में जो डिक्टेटर हैं, कई बार वो अच्छा कर लेते हैं, कई बार डिक्टेटर, ठीक है, वहां बवाल नहीं मचते क्योंकि पावर है उनके हाथ में। और जहां पर डेमोक्रेसी है, कई कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, वहां पर वीक लीडरशिप है। पाकिस्तान की बैंड बजी पड़ी, पाकिस्तान को देख लो, बैंड बजी पड़ी, वीक लीडरशिप, कोई डर ही नहीं है प्रधानमंत्री का। अरे थोड़ा क्या, हाँ, अच्छा गर्मी लग रही है, अच्छा ठीक, देखो इस तरफ बैठो कर मतलब कि, हाँ बढ़िया, तुम बिल्कुल कोने में बैठी हुई हो, बिल्कुल कोने में। हाँ, ना ना उधर भी ऐसे कर सकते हो ना। अच्छा, हाँ ठीक, हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, लीडर की बात कर रहे थे, चलो इसमें आते हैं। न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ पीएनबी के साथ, फिर 2004 में, 2004 में आईडीबीआई नेशनलाइज हुआ। आईडीबीआई ना इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए बना था, आईडीबीआई वाज नेशनलाइज्ड। आईडीबीआई वाज नेशनलाइज्ड। अब यूट्यूब से कई वीडियोस हटाने वाले हैं हम, अब अच्छा ग्रोथ मिल रही है। अरे वो तो तुम्हें तो सारे वीडियोस मिल ही जाएंगे लिंक, वो तो और नॉर्मल पब्लिक के लिए हटेंगे। हाँ, नॉर्मल पब्लिक के लिए हट जाएंगे, बाकी जो अब मोबाइल ऐप डाउनलोड करे इक्वेशंस आईएएस गूगल प्ले स्टोर से, वो उनको उन्हें खरीदना पड़ेगा भाई, है ना, कुछ तो फ्री मिल ही जाएंगे। हाँ, आरडीबीआई वॉज नेशनलाइज। तो ये 2004 में ये हुआ। फिर 2008 में क्या हुआ कि हमने बात करी थी कि 1959 और 60 में 7 एसोसिएट बैंक थे, राजा रजवाड़ाओं के बैंक थे, 7 एसोसिएट बैंक जो एसबीआई के साथ मर्ज हो गए थे। तो उनमें से दो, एक तो 2008 में और एक 2010 में, एक तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, सौराष्ट्र मर्ज विद एसबीआई, एसबीआई के साथ मर्ज हुआ, और एक 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, वो एसबीआई के साथ मर्ज हुआ। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर वो एसबीआई के साथ मर्ज हुआ। फिर
2013 में 2013 में भारतीय महिला बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड। भारतीय महिला बैंक स्टैब्लिश हुआ 2013 में, भारतीय महिला बैंक। और 2017 में 1 अप्रैल 2017 जो 7 एसोसिएट बैंक थे उनमें से 2 एसबीआई के साथ पहली मर्ज हो गए थे, बचे थे 5, और ये भारतीय महिला बैंक 2017 में एसबीआई के साथ मर्ज हो गए। मर्ज विद एसबीआई के साथ मर्ज हो गए। ठीक है, तो भारतीय महिला बैंक की लाइफ केवल 4 साल रही, अब वो मर्ज हो गया। मर्ज करने के पीछे रीजन सिंपल था, ये भारतीय महिला बैंक क्योंकि 2014 में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव थे, कांग्रेस बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी थी और उन्हें लगता था कि वो चुनाव नहीं जीतने वाले। उन्हें बस एक ही उम्मीद थी कि राहुल गांधी यंग लीडर हैं और देश की महिलाएं राहुल गांधी को जरूर वोट करेंगी। बस ये है कि राहुल गांधी थोड़ा कुछ बोले कि भाई हमने विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया, तब तो महिलाएं वोट करेंगी राहुल गांधी को, है ना। तो इसलिए ये था कि प्लान बनाया गया, भारतीय महिला बैंक खोला गया 2013 में, और कि इसमें सारी स्टाफ विमेन होंगी, सारी स्टाफ, मतलब कस्टमर तो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल सब, स्टाफ सारी फीमेल होंगी, सारी की सारी स्टाफ, प्रमोशन चैनल वगैरह सब फीमेल। ठीक है, कि हमने महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम किया। देखो भारतीय महिला बैंक खोले, राहुल गांधी ने इंटरव्यू भी दिए जगह जगह कि हमने देखो भारतीय महिला बैंक खोले, विमेन एम्पावरमेंट। तो उनकी सारी स्पीचेस ना कई सारी विमेन एम्पावरमेंट सेंट्रिक थी, ताकि देश की महिलाएं राहुल गांधी को वोट दें, यंग नेता हैं। ठीक है, लेकिन देश की महिलाओं पे ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, उन्होंने वोट करा नहीं राहुल गांधी को, और कांग्रेस चुनाव हार गई। 1000 करोड़ मार्केट कैपिटल के साथ भारतीय महिला बैंक स्टैब्लिश हुआ था, और वो पैसा बर्बाद हो गया पब्लिक का। और इस बैंक में धंधा था ही नहीं, स्टाफ खाली बैठा हुआ, कस्टमर ही नहीं है। प्रॉब्लम केवल क्या थी? नाम, महिला नाम में प्रॉब्लम थी। बैंक में महिलाएं काम कर रही वो प्रॉब्लम नहीं थी, नाम गलत था। नाम स्टाफ के हिसाब से नहीं होता ना, कस्टमर के हिसाब से होता। मैसेज ये जा रहा था कि महिलाएं ही खाता खोलेंगी, जबकि खाता तो कोई भी खोल सकता था। ठीक है, मेल, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर बिजनेस ओनर तो मेल ही हैं, वो क्यों महिला बैंक में खाता खोलेंगे? उन्हें तो लग रहा है वो महिलाओं का बैंक है, वो क्यों खाता खोलेंगे अपना करंट अकाउंट? ऊपर से कोई चला जाए वहां पर तो लोग मजाक भी तो बनाएंगे, अच्छा महिला बैंक में जा रहा था, मजाक अलग बनेगा, तो कोई क्यों जाएगा वहां? जाहिर सी बात है। ठीक है, और महिलाएं भी नहीं जा रही, कौन सा एक्स्ट्रा लड्डू मिल रहे हैं वहां पर? बाकी बैंक में भी ठीक ठाक चल रहा सब, तो तो महिला बैंक ने काम करना कैसे, धंधा कैसे करेगा वो? तो उसे एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया, और केवल बोर्ड हटाए। अब शेक्सपियर ने बोला है व्हाट इज इन द नेम, तो गलत बोला है कि नाम में क्या रखा है। अरे नाम में बहुत कुछ रखा है। महिला बैंक का बोर्ड हटा, एसबीआई लगा, उसी समय भीड़ हो गई। स्टाफ सारी महिलाएं ही थी, सब प्रॉफिटेबल हो गया 1 महीने के अंदर ही, सब बढ़िया। एसबीआई था ना, एसबीआई, लोगों ने अपने अकाउंट ट्रांसफर करे, खाते खोले वहां पर तुरंत के तुरंत। फिर ये मैसेज नहीं जा रहा ना कि महिलाओं के लिए है बैंक, जबकि वो बैंक केवल महिला एम्प्लॉइज थी, खाता कोई भी खोल सकता था। ठीक है, तो नाम में प्रॉब्लम थी, 4 साल झग मारी, पैसा बर्बाद, 1000 करोड़ मार्केट कैपिटल। ठीक है, और वैसे इतने सारे सरकारी बैंक है, एक नया बैंक खोलने की जरूरत ही क्या है? ऐसी की तैसी करने के लिए, पैसा बर्बाद करने के लिए। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2017 को ये एसबीआई में मर्ज हो गए। फिर 1 अप्रैल 2019 को एक विजया बैंक और देना बैंक, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुए, बीओबी में। उसके अलावा 1 अप्रैल 2020 में भी काफी सारे मर्जर हुए, तो सारे के सारे तो हम नहीं लिख रहे हैं। जैसे यूनाइटेड बैंक है वो पीएनबी में मर्ज हो गया। ठीक है, या फिर जैसे वो है इलाहाबाद बैंक, वो इंडियन बैंक में मर्ज हो गया 1 अप्रैल 2020 को। काफी सारे बैंक्स मर्ज हुए। आंध्रा बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो गया, आंध्रा बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो गया।
ठीक है, तो कोविड चल रहा था और सबको लगा कि क्या पता मोदी जी डिले कर दें। मोदी जी ने बोला नहीं, मर्जर होंगे। 2014 में जब मोदी जी आए तो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, 27 पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक। इतने सारे सरकारी बैंक रखने का मतलब नहीं है, क्योंकि इन 27 सरकारी बैंकों से लोग उधार ले रहे हैं और डिफॉल्ट कर रहे हैं, केस चल रहे हैं कोर्ट में। कुछ बैंक्स वीक हैं, कुछ स्ट्रांग है। विजय माल्या 18-18, 19-19 बैंकों से लोन ले रखा, रिकवर भी नहीं कर पा रहे। कुछ बैंक से केस जीत जाएगा, कुछ से हार जाएगा। इससे अच्छा कुछ बड़े बड़े स्ट्रांग बैंक हो जो रिकवरी तो कर पाए कम से कम, और कई तो लॉसेस में चल रहे हैं। अलग अलग बैंक में अलग अलग पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आज की डेट में मोदी जी ने ऐसा कराया कि 12 सरकारी बैंक हो गए हैं, केवल मर्ज कर दिए, 27 से 12, और हो सकता है 12 से ये 5 रह जाए आगे भविष्य में, 5-10 साल के अंदर। ऐसे क्या हो पाएगा? बैंक, इतने बैंक्स की जरूरत ही क्यों है? सरकार का कहना यह है, ज्यादातर लोगों का मानना है, सरकारी और किसी फील्ड में देखो, ऑयल एंड गैस में देखो कितनी सरकारी कंपनीज हैं। ओएनजीसी, अब ओएनजीसी की तरह 5 और खोल दें? हाँ, वही मैं कह रहा हूं, ओएनजीसी की तरफ 10, 15, 20 खोल दें, और तो नुकसान वाली बात है ना। एक दूसरे का मार्केट खाने के लिए खोल दें, एक दूसरे का मार्केट ही तो खाएंगे। तुम मालिक हो, और तुम मान लो कि तुम मालिक हो, और तुम 5 अलग अलग कंपनी एक ही सेक्टर में क्यों खोलोगे? तुम 5 को मर्जी नहीं करोगे क्या? क्या बर्डन? अरे तो एक ही के अंडर रहेगा तो फाइनेंसेस को बेटर तरीके से, रिसोर्सेज को मैनेज कर पाओगे। ब्रांचेस खोल लो, लेकिन अलग अलग कंपनी कैसे खोलोगे? एक ही सेक्टर में तुम 5 अलग अलग कंपनी। तुम अगर तुमने मिठाई की दुकान खोलनी है तो एक ही नाम से 5 मिठाई की दुकान खोलोगे, कि 5 अलग अलग नाम से 5 मिठाई की दुकान खोलोगे? 5 अलग अलग नाम से खोलोगे? एक ही नाम से खोलोगे ना, ब्रांड तो एक ही रखोगे ना भाई। एक ही नाम से अलग अलग ब्रांचेस खोलोगे ताकि ब्रांडिंग एक ही की करो, और ये है, और कस्टमर का ट्रांसफर इधर से, मतलब जो एम्प्लॉइज है उनका ट्रांसफर इधर से उधर कर पाओ, है ना। रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, टेक्निकल रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। एक ही कंपनी होनी चाहिए ना। तो लॉजिक ये है, इतने सारे सरकारी बैंक का मतलब ही नहीं है। हाँ, फिर एक ही कर दो। हो सकता है आगे 5 के बाद ये लगे कि एक ही हो जाए, लेकिन एक नहीं, 2 ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में 2-3 ठीक है। फिलहाल ये 27 से सीधे एक तो होगा नहीं ना, स्लोली स्लोली तो होगा। 12 तो हो गए ना 27 से। उस समय किसी ने सोचा थोड़ी था कि 12 हो जाएंगे, इतनी मोदी जी इतनी फास्ट फॉरवर्ड होके कर देंगे 12। तो कर लिए ना जल्दी जल्दी 12। सरप्लस हो गया, वैकेंसी घट रही है, आई नहीं रही वैकेंसी, बहुत कम बैंकिंग सेक्टर में। पहले कितनी खतरनाक वैकेंसी आ रही थी, अब कम हो गई। हाँ, समझ गए? तो आज की डेट में केवल